गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में मौद्रिक नीति के अस्त्र जो कि आपके पिछली क्लास में हो चुके, उन अस्त्रों की या उपकरणों के क्या क्या सारांश निकले, उनको अपनाने से कितने हमने लक्ष्य प्राप्त किए, उन सभी को निष्कर्ष रूप में देखा। आज उसी मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन या समीक्षा जिसको कहते हैं कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो उपकरण अपनाए जाते हैं ताकि साख की या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित रखा जा सके, साख की मात्रा को परिवर्तित कर सके, नियोजित कर सके, नियंत्रित कर सके, इसके लिए उन कार्यों में कितना हमने प्राप्त किया है, उसकी क्या समीक्षा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज आप हेडिंग डालिए मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन या समीक्षा। मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन यानी जो मौद्रिक नीति अपनाई गई थी उसका क्या मूल्यांकन रहा, क्रियान्वयन का मूल्यांकन या समीक्षा के बारे में देखेंगे। भारत में मौद्रिक नीति के कई उद्देश्य थे। उसके अंतर्गत आपको बताया कि विकास की दर को ऊंचा करना, साथ में रोजगार में वृद्धि करना, आय की असमानता को कम करना और भुगतान असंतुलन को कम करना, ये सारी चीजें बताई गई थी। और सर्वोपरि जो उद्देश्य था आपका, वो सर्वोपरि उद्देश्य क्या था? मूल्य स्थिरता। ये आपका मौद्रिक नीति का सबसे सर्वोत्तम उद्देश्य, सर्वोपरि उद्देश्य माना गया था, जिसमें अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता रहे, कीमतें अनियंत्रित ना हो, कीमतें बढ़े ना या घटे ना। इस प्रकार जो मूल्य स्थिरता का जो लक्ष्य है उसको सर्वोपरि लक्ष्य माना गया था। तो ये जो सारे मौद्रिक नीति के अंतर्गत उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों में हम बता चुके हैं कि व्यवहार में साख नीति व मौद्रिक नीति के अंतर्गत मेन जो बिंदु है आपका, वो मूल्य स्थिरता का आता है कि रिजर्व बैंक इस प्रकार से अपने उपकरणों को काम में ले कि देश में कीमतों में स्थिरता बनी रहे। और इस नीति का अधिकांश विश्लेषण प्राय मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखने को मिलता है, क्योंकि अगर देश में कीमतें बढ़ रही है लगातार तो वो आपकी देश की तेजी की स्थिति या मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है। मौद्रिक नीति के प्रभावों का व्यापक रूप से अध्ययन करना कठिन होता है कि हम मौद्रिक नीति के जो भी उपाय अपनाए गए थे और जो उपकरण अपनाए गए थे, इसका क्या प्रभाव हुआ है, इसका बड़े स्तर पर अध्ययन करना कठिन होता है। उदाहरण के लिए अपन सबसे पहला चीज विकास की दर वाला लेते हैं, तो विकास की दर पर संपूर्ण आर्थिक नीति व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर पड़ता है। जो मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य था, कौन सा? विकास की दर को ऊंचा करना। अब ये जो विकास की दर है, इस विकास की दर को ऊंचा करने में सिर्फ मौद्रिक नीति के उपकरण ही काम नहीं आएंगे। इसमें देश के द्वारा, देश की सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक नीति अपनाई जाती है, उस संपूर्ण आर्थिक नीति व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी विकास की दर पर असर पड़ता है।
तो मौद्रिक नीति अकेली इसको प्रभावित करने वाला एक तत्व हो सकती है, एकमात्र तत्व नहीं। हाँ कि ठीक है, मौद्रिक नीति जो है वो विकास की दर को प्रभावित कर सकती है, एक तत्व उसको माना जा सकता है। इस तत्व के अलावा और भी बहुत सारे तत्व हैं जिसमें संपूर्ण आर्थिक नीति आ गई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ गए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आ गई। इन तत्वों का भी विकास की दर पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मौद्रिक नीति को एकमात्र तत्व नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार सेकंड जो उद्देश्य है आपका वो रोजगार संवर्धन था या रोजगार में वृद्धि। रोजगार संवर्धन कर लो, रोजगार में वृद्धि की अगर अपन बात करें तो दोनों एक ही चीज है। ये भी मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अंतर्गत माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या था कि रोजगार संवर्धन यानी रोजगार में वृद्धि की जाए, इसका सामाजिक न्याय पर, भुगतान असंतुलन को कम करने आदि पर विभिन्न कारकों पर प्रभाव पड़ता है। अगर देश में सामाजिक न्याय की स्थापना है तो सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि हो सकती है। साथ में भुगतान असंतुलन को कम करने, हमारा भुगतान असंतुलन कम होगा, निर्यात बढ़ेंगे, आयात कम होंगे या आयात स्थिर होंगे या कम होंगे और निर्यात की मात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है तो हमारे देश में रोजगार में वृद्धि हो सकती है। तो इस प्रकार जो है मौद्रिक या साख नीति की इस अकेली नीति जो है रोजगार संवर्धन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकती है। इसके अलावा और भी तत्व हैं जो रोजगार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मूल्य स्थिरता के संदर्भ में, जो कि मौद्रिक नीति के उपकरणों में सर्वोपरि उद्देश्य है, क्योंकि मूल्य स्थिरता, कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव न होना, इसके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जो मौद्रिक नीति और साख नीति है उस साख नीति का प्रभाव अवश्य इस उद्देश्य पर, मूल्य स्थिरता के उद्देश्य पर इसका प्रभाव अवश्य देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उसका सर्वोपरि यानी मेन उद्देश्य माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्री, जो कि बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, यह स्वीकार करते हैं कि मुद्रास्फीति पर मुद्रा की पूर्ति का या मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा बलवती होता है। अगर देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है रिजर्व बैंक के द्वारा तो देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और जब देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी, और कीमतें बढ़ेगी तो हमारे मूल्य स्थिरता का जो प्रभाव है उस पर मौद्रिक नीति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने से। हालांकि साथ में और भी अन्य तत्व हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति का ज्यादा महत्व या ज्यादा योगदान इसमें मूल्य स्थिरता में माना जाता है। जैसे देश की वास्तविक आय के परिवर्तन है, अगर मान लो देश की वास्तविक आय बढ़ गई, वास्तविक आय में परिवर्तन हो गए, वृद्धि हो गई या कमी हो गई, परिवर्तन आपके अप और डाउन दोनों तरफ हो सकते हैं। आयातित वस्तुओं की कीमत सूचकांक है, जिन वस्तुओं का विदेशों से मंगा रहे थे उनकी कीमतों में परिवर्तन हो गया। खाद्य कीमत सूचकांक है, इनमें परिवर्तन हो गया। विदेशी पूंजी के इनफ्लो यानी विदेशी पूंजी हमारे यहाँ पर ज्यादा मात्रा में विनिवेश के लिए आने लगी है। कच्चे तेल जो होते हैं, क्रूड तेल के भाव हैं, इन सब चीजों का भी परिवर्तन पड़ता है किस पर? मूल्य स्थिरता पर। कि जैसे मान लो वास्तविक आय में परिवर्तन हो गया, वस्तुओं की कीमतें कम हो गई तो क्रय शक्ति बढ़ जाती है, वास्तविक आय बढ़ जाती है। मौद्रिक आय मुद्रा के रूप में बढ़ती है, वास्तविक आय संबंधित वस्तुओं की कीमतें जब कम हो जाती है तो वास्तविक आय बढ़ जाती है। उन वस्तुओं की कीमतें जब कम हो जाती है तो वास्तविक आय बढ़ती है, और जब संबंधित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो वास्तविक आय कम हो जाती है। इस प्रकार इन चीजों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके अंतर्गत सिर्फ मौद्रिक नीति के द्वारा ही इन उद्देश्यों को प्रभावित जो है इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो इन उद्देश्यों को
करते हैं। ये सारी चीजें आपकी मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन एवं समीक्षा के अंतर्गत था कि ये जो उद्देश्य हमने मौद्रिक नीति के माने हैं या मौद्रिक नीति के उद्देश्य जो बताए गए हैं, उन उद्देश्यों को मौद्रिक नीति के उपकरणों के द्वारा कितना प्राप्त किया जा सकता है और कितनी इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है, और साथ में और कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनमें मौद्रिक नीति के उपकरणों के अलावा और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में मौद्रिक नीति व मुद्रास्फीति कि भारत में मौद्रिक नीति के जो है उसका मुद्रास्फीति में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है मौद्रिक नीति का। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए भारत में मौद्रिक नीति व मुद्रास्फीति। भारत में मौद्रिक नीति व मुद्रा स्फीति की मौद्रिक नीति का मुद्रास्फीति में क्या प्रभाव है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में मौद्रिक व साख की नीति या साख नीति के प्रभाव की समीक्षा अवश्य की जाती है। भारत में मौद्रिक व साख नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति के या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जो कि मैंने आपको बैंक दर को, SLR को, CRR को, रिवर्स रेपो दर और इसके अलावा चैनी साख नियंत्रण, ये सारे उपाय हैं। इन सबके द्वारा मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, और ये प्रयास जो है योजना काल से ही जारी रहा है, जब से हमने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई है, और इसमें कुछ सफलता तक हमें इसमें सफलता भी मिली है कुछ सीमा तक। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े देश हैं जहाँ पर मुद्रास्फीति की दर हमारे देश की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मौद्रिक व साख नीति भारत में मूल्य स्थिरता की दशाएं उत्पन्न करने में सफल हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है कीमतें हमारे यहाँ पर नियंत्रित है, मुद्रास्फीति यहाँ पर नियंत्रित है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो मौद्रिक नीति अपनाई जाती है उससे अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया जाता है या पूरी तरह से प्राप्त करने में सफल हुई है। लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि योजना काल में अपनाई गई मौद्रिक व साख नीति के कारण ही हमारे देश की तुलना में दूसरे देशों की बात करते हैं या भारत में दूसरे देशों की तुलना में मुद्रास्फीति का दीर्घकालीन रिकॉर्ड अत्यधिक ही जो है दूसरे देशों का असंतोषजनक रहा है। यानी भारत में मुद्रास्फीति की जो दर है दूसरे देशों की अपेक्षा ठीक है, संतोषजनक स्थिति में रही है। जिन देशों में मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में या 3 अंकों में रही है, उनके मुकाबले भारत का मुद्रास्फीति का जो रिकॉर्ड है वो साधारण मुद्रास्फीति का रिकॉर्ड ही माना गया है, जहां पर कीमतों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि दूसरे देशों में हुई है। इतना आवश्यक है कि समाज का जो वर्ग, जो कि कमजोर वर्ग है, जो निर्धन वर्ग है, उसने मौद्रिक आमदनी बढ़ाने में वह पीछे रह गया है। जितनी महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से उसने अपनी आय में वृद्धि नहीं की है, वह ही सबसे ज़्यादा घाटे में रहा है, वह ही सबसे ज़्यादा नुकसान में रहा है। जो वर्ग अपनी मौद्रिक आमदनी में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई उसने अपनी मौद्रिक आमदनी में भी वृद्धि की है और वह वृद्धि करके आगे निकल गया है या वो जो है लाभ में रहा है, फायदे में रहा है। अतः मौद्रिक नीति जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाई जाती है उसने मुद्रास्फीति की समस्याओं से सदैव जूझने का प्रयास किया है, लेकिन अन्य समस्याएं भी की भांति मुद्रास्फीति की
समस्या है जो मुद्रा की पूर्ति के अलावा अन्य तत्वों से भी प्रभावित होती है। इसलिए इस पर प्रहार करने के लिए कई दिशाओं में प्रयास करना होगा कि सिर्फ मुद्रास्फीति मौद्रिक या मुद्रा की पूर्ति के कारण ही नहीं, ऐसे बहुत सारे तत्व जिसमें मैंने आपको बताया, कौन सा एक तो बताया था मैंने आपको कि आयातित कीमत सूचकांक, वास्तविक आय में वृद्धि, खाद्य कीमत सूचकांक, इन सब चीजों की कीमतों में परिवर्तन होने के कारण भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ी है। तो कई दिशाओं में मुद्रास्फीति को सिर्फ मौद्रिक नीति के तो है ही, इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिसके कारण इस मुद्रास्फीति की समस्या को जो है दूर किया जा सकता है। अतः भारत में मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति में एक बड़ा योगदान देती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने में, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को बढ़ाया जा रहा है। और भी बहुत सारे तत्व हैं जो मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। बात करेंगे भारत में मुद्रास्फीति राजकोषीय अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम है क्या, कि सरकार के द्वारा ज्यादा मात्रा में सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है, आय कम हो रही है, फिर भी सरकार के द्वारा जो है रिजर्व बैंक के कहने पर नोटों की निर्गमन को बढ़ाया जा रहा है, घाटे की वित्त व्यवस्थाएं अपनाई जा रही है, आय कम व्यय ज्यादा हो रहा है। तो क्या भारत में मौद्रिक नीति जो मुद्रास्फीति है, क्या वो राजकोषीय अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम है या मौद्रिक नीति के कारण जो है मुद्रास्फीति बढ़ रही है? इसके बारे में आज अपन इसी को कंटिन्यू करते हुए राजकोषीय दुष्परिणाम की चर्चा करेंगे, जिसमें मुद्रास्फीति राजकोषीय दुष्परिणाम का कितना योगदान है भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में। हेडिंग डालिए, भारत में मुद्रास्फीति राजकोषीय अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम। भारत में मुद्रा स्फीति राजकोषीय अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम कि मुद्रा की पूर्ति तो मुद्रास्फीति को बढ़ा ही रही है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, लेकिन ऐसे कौन कौन से राजकोषीय अनुशासनहीनता के या राजकोषीय अनुशासनहीनता के कारण भारत में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप इसकी हेडिंग डालिए, भारत में मुद्रास्फीति राजकोषीय अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम। कि मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए क्या मौद्रिक उपाय भी काफी हैं या राजकोषीय उपाय भी साथ में काम यूज किए जाने चाहिए, तभी इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। नहीं तो ये समस्या जो योजना काल से बनी है वो अभी तक यूं की यूं ही बनी रही है। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ पर मुद्रास्फीति कम है, लेकिन हमारे यहाँ पर गरीबी भी ज़्यादा है, देश की प्रति व्यक्ति आय इतनी नहीं है, आय की असमानता काफ़ी है, निरक्षरता भी है, शिक्षित वर्ग कम है, तो उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है और जनसंख्या भी ज़्यादा है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि भारत में जो मुद्रास्फीति है वो मुद्रास्फीति मूलतः राजकोषीय अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम रही है। कि मौद्रिक नीति ही नहीं, राजकोषीय अनुशासनहीनता के कारण भी हमारे देश में मुद्रास्फीति
सरकार क्या करती थी, सरकार रिजर्व बैंक से उधार लेती थी कि रिजर्व बैंक उधार दे देगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश में मुद्रा की या उच्च शक्तिशाली प्राप्त मुद्रा का तेजी से फैलाव रहा है। जैसे ही रिजर्व बैंक नोट छापता, नोटों का निर्गमन करता, व्यापारिक बैंकों के मार्फत पैसा जनता के पास आ जाता था, जिसके देश से मुद्रास्फीति के दबाव जैसे उत्पन्न हो जाते। लोगों के पास पैसा ज्यादा आने के कारण वस्तुओं की मांग के अकॉर्डिंग पूर्ति नहीं बढ़ पाती थी, जिससे कीमतें बढ़ती चली जाती थी। अतः मुद्रास्फीति का उद्गम कहाँ से हुआ है? मुद्रास्फीति का जो उद्गम है वो राजकोषीय, सरकार जिसको अपन बात करते हैं तो राजकोषीय क्षेत्र से हुआ है, जिस पर नियंत्रण की अगर अपन बात करते हैं तो जिस पर नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति का ही अधिक उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर समस्या का जो भी समस्या है उस समस्या का उद्गम तो राजकोषीय से हुआ है और हम उपाय मौद्रिक नीति के ही अपनाए जा रहे हैं। राजकोषीय उपायों को जब तक हम साथ में नहीं अपनाएंगे तब तक देश में मुद्रास्फीति की जो समस्या है उसको पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए भविष्य में इन दोनों नीतियों का, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, इन दोनों को पूरक के रूप में मौद्रिक नीति प्लस राजकोषीय नीति, इन दोनों को ये आरबीआई के द्वारा, ये सरकार के द्वारा, तो इन दोनों को एक दूसरे की पूरक के रूप में काम करना होगा, तभी हमारे सामने जो इतनी बड़ी समस्या है उस समस्या से हम जो है निजात पा सकते हैं, उस समस्या को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार सरकार अपने खर्चों को कम करे, अनावश्यक खर्चों को कम करे, आय में वृद्धि करे। यहाँ पर देखिए सरकार क्या क्या कर सकती है? सरकार सार्वजनिक आय में वृद्धि करके और सार्वजनिक व्यय को कम करके, अनावश्यक खर्चे जो हैं उनको कम करके, और आरबीआई के द्वारा वही आपका बैंक दर, एसएलआर, सीआरआर जो हमने पढ़ा है उन सभी को परिवर्तित करके दोनों के द्वारा जब उपाय अपनाए जाएंगे तो मुद्रास्फीति की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। भारत में M3 की वृद्धि दर, M3 आपको मैंने बताया था, M3 कौन सी मुद्रा होती है? M3 होती है विस्तृत मुद्रा। मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं पढ़ी थी, उसमें भारत में मुद्रा की पूर्ति की 4 अवधारणाएं हैं, M1, M2, M3, M4। M1 आपकी संकीर्ण मुद्रा कहलाती है, M3 आपकी विस्तृत मुद्रा कहलाती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो M3 है, जो कि विस्तृत मुद्रा है, इसकी वृद्धि दर और वास्तविक आय की वृद्धि दर में निरंतर अंतर बना रहा है। M3 यानी मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें ज्यादा वृद्धि हुई है, वास्तविक आय में उतनी वृद्धि नहीं, इन दोनों में अंतर बना रहा है और मुद्रास्फीति की स्थिति कायम रही है। M3 के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आती है, चैप्टर 4 या 5 में उसको आप देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि बैंकों की, पोस्ट ऑफिस की जमाएं और बैंकों की मांग जमाएं और जनता के पास करेंसी, इन सभी चीजों को M3 में शामिल किया जाता है। तो जब तक M3 की मुद्रा की पूर्ति और वास्तविक आय में जितना अंतर होगा मुद्रास्फीति की दर उतनी ही बनी रहेगी, लेकिन यह अनियंत्रित मुद्रास्फीति की दशा नहीं मानी जा सकती है कि जिसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सके, जिसको नियंत्रित ही ना किया जा सके। घाटे के बजटों तथा रिजर्व बैंक द्वारा उस घाटे के मुद्रीकरण के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई है। हमारे सामने जो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई है वो मुद्रास्फीति की स्थिति किसके कारण
कारण हुई है? घाटों के बजटों के कारण, सरकार का आय से ज्यादा पैसा खर्च करने से। इस प्रकार जो है मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके निराकरण के लिए मौद्रिक नीति और राजकोष नीति को साथ साथ काम करना आवश्यक माना गया है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ना सिर्फ इसके द्वारा जो है मुद्रास्फीति की समस्या को दूर किया जा सकता है, ना सिर्फ केवल इसके द्वारा जो है मुद्रास्फीति की समस्या को दूर किया जा सकता है, इन दोनों को मिलाकर जो है देश में मुद्रास्फीति की समस्या को दूर किया जा सकता है। भारत में मौद्रिक व साख नीति के मूल्यांकन में ये कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक और सरकार दोनों ने योजना काल में नियंत्रित साख विस्तार की नीति अपनाई है, ताकि उत्पादक क्षेत्र जो है, जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में साख मिल सके। आरबीआई और सरकार ने योजना काल में पर्याप्त साख विस्तार की योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत उत्पादक कार्य और देश के विकास करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ज्यादा मात्रा में उधार दिया जा सके। लेकिन अनुत्पादक कार्य, सट्टेबाजी के लिए साख उपलब्ध न की जाए। यह नीति मूलतः सही है कि हम अनुत्पादक कार्यों के लिए ज्यादा पैसा उधार न दें, ज्यादा पैसा जो है प्राथमिकता प्राप्त और उत्पादक कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए, जिससे वापस रिकवरी भी हो सके। इससे मुद्रास्फीति की दर को दीर्घकालीन दृष्टि से साधारण सीमाओं में बनाए रखना संभव हो सकता है या हो सका है, लेकिन भविष्य में मौद्रिक व साख नीति को सफल बनाने के लिए निम्न दिशाओं में प्रयास करना होगा, ताकि इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक कामयाबी मिल सके। कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, उन तत्वों या उन दिशाओं में अगर हम काम करें तो मुद्रास्फीति की जो इतनी सी समस्या है, इस समस्या पर हम जो है उस पर सफलता प्राप्त कर सकें। तो ऐसी कौन कौन सी निम्न स्थितियां हैं या कौन कौन सी चीजें हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास